Hello students, welcome to our channel Selection Sutra. Today we are going to study class 10th Geography chapter Water Resources. वाटर रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि वाटर को किस तरीके से, कितनी % वाटर मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है और किन किन फॉर्म्स में ये मौजूद है। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और ये जो है वो 2025-2026 का NCERT का सिलेबस है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है कि किस तरीके से जो वाटर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया गया है, यानी भूमिका बनाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चैप्टर को ये स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी ऑलरेडी नो डैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट्स फ्रेश वाटर डैट कैन बी पुट टू यूज़। यानी कि हमें पहले से पता है कि इस पूरे अर्थ का सिर्फ और सिर्फ पूरे अर्थ का पूरा 3/4 जो पार्ट है, जो भाग है, वो कि पानी से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पर पानी की कमी हो जाती है, फ्रेश वाटर की कमी होती है। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इज़ कंटिन्यूली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो फ्रेश वाटर मौजूद है ये हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा हमें सरफेस से और ग्राउंड वाटर से मिलता है। और ये जो होता है वो हर साल रिन्यू होते रहता है हमेशा, यानी कि बार बार ये रिन्यू होते रहता है, यानी फिर से सेम टू सेम आते रहता है और ये रिचार्ज होते रहता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो रिन्यू और रिचार्ज होता है ये क्यों हो पाता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से रिन्यू और रिचार्ज हो पाता है। तो सबसे पहले दोनों चीज़ों को समझते हैं। पहले समझते हैं कि वाटर का क्या परसेंटेज है। तो यहाँ देखेंगे, अगर पूरे अर्थ की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर मौजूद है 98%, और सिर्फ 2% जो है वो मौजूद है हमारा फ्रेश वाटर। इन 2% में जो फ्रेश वाटर है, इसमें से अगर बात करें हम लोग तो 87% जो फ्रेश वाटर है वो आइस के फॉर्म में मौजूद है। आइस के फॉर्म मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में मौजूद है, और भी पानी जो है वो जमा हुआ है, इन सब के फॉर्म में है। और इनमें से 12% जो है वो मौजूद है हमारे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो वाटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। और 1% से भी कम जो है वो मौजूद है रिवर्स के फॉर्म में और लेक के फॉर्म में। इस तरीके से पूरा वाटर का जो है वो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट बात करें कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, तो उसको हम लोग यहाँ से अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसको वाटर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से बचपन में भी पढ़े होंगे आप लोग कि किस तरीके से जो समुद्र और नदी में पानी रहता है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर के ये जाता है ऊपर जाने के बाद ये कंडेंसेशन होता है, बादल बन जाता है, कंडेंसेशन होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर ये प्रिसिपिटेशन होता है, यानी बारिश जो होता है वो फॉर्म में गिरता है, और फिर से ये पानी जो होता है वो रिन्यू हो जाता है और रिचार्ज हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर बचपन में इसी को हम लोग वाटर साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते थे और पढ़ते थे। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से और वाटर साइकिल के हेल्प से ये जो पानी है वो हमेशा क्या होते रहता है, तो रिचार्ज होते रहता है। ऑल वाटर मूव्स विद द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योर दैट द वाटर इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो वाटर है वो एक तरीके का कैसा रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। You might be wonder that if the 3/4 of the water is covered with water, earth is covered with the water,
with water and the water is the renewable resource, then how it is that the countries, that regions around the globe suffer from the water scarcity। तो जैसा कि हमें पता है कि पूरे अर्थ पर 3/4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारा रीजन ऐसा है पृथ्वी पर जहाँ पर वाटर की कमी होती है। स्कैरसिटी मतलब पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो ऐसा हमें देखने को क्यों मिलता है? वाई इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट द 2025 नियरली 2 बिलियन पीपुल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। क्यों ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 आते आते, जो कि अभी चल रहा है, पूरे अर्थ पर 2 बिलियन लोग जो होंगे वो वाटर यानी पानी की कमी से जूझ रहे होंगे किसी न किसी प्रकार से, और इसे सफ़र कर रहे होंगे। तो जब बात छिड़ गई है वाटर स्कैरसिटी की यानी पानी की कमी की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पानी की कमी किस तरीके से हो रही है और किन वजहों से हो रही है। उसके बाद इन पानी को बचाया कैसे जा सकता है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए और इसको अच्छे से मैनेज किस तरीके से किया जाए। गिव द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी। चूँकि प्रचुर मात्रा में पानी हर जगह भरा हुआ है और ये एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इमेजिन करना कि लोग यहाँ पर पानी की कमी से जूझ रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ द वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विद द रीजन्स हैविंग द लो रेनफॉल और दोज दैट द ड्राउट प्रोन। यानी अगर हम लोग अभी मन में सोचें कि वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, पानी की कमी का मतलब क्या होता है, वाटर शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, तो तुरंत हमारे माइंड में इस तरीके के रीजन आने लगते हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही लो होती है, या फिर उस तरीके का रीजन आता है जो ड्राउट प्रोन यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा मौजूद रहता है। इस तरीके के रीजन हमारे दिमाग में आने लगते हैं। वी intentionally visualize the desert of the Rajasthan, women balancing many matkas used for the collecting and storing water from traveling long distances to get water। तुरंत हमारे दिमाग में राजस्थान का पिक्चर आने लगता है जहाँ पर महिला जो है वो अपने सर पर मटका रखी हुई है और उस मटके में पानी भर करके बैलेंस करते हुए बहुत ही लंबा सफ़र तय कर रही है, और ताकि वो अपने पानी के नीड्स को पूरा कर सके। ट्रू, ठीक है, ये बात सही है कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन द सीजनल एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशंस बट द वाटर स्कैरसिटी इन। ठीक है, ये बात भी सही है कि जो पानी की कमी है, जो वाटर स्कैरसिटी है, वो डिपेंड करती है रीजन पर, यानी किस तरीके का वहाँ पर क्लाइमेट मौजूद है, कैसा वहाँ का स्पेस मौजूद है, किस तरीके का टाइम वहाँ पर चल रहा है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो होता है वो सीजनल भी होता है, यानी कि जब सूखे का टाइम आता है, मतलब जब गर्मी का टाइम आता है तो पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है। वहीं जब प्रिसिपिटेशन का टाइम रहता है, यानी कि जब बारिश का टाइम रहता है, उस टाइम पर कम कमी रहती है। लेकिन जो ये वाटर स्कैरसिटी है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस इन कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से नहीं होता है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज करना, उसको एक्सप्लॉयट करना। एक्सेसिव यूज ऑफ द अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक तो ये क्या है कि इसको लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। गरीब लोगों को बहुत ही कम पानी मिलता है, वहीं अमीर लोग जो होते हैं जितना मन उतना पानी को यूज कर सकते हैं और उसका यूज करते हैं। वेयर इज़ देन द वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू ऑकर। क्या ये जो पानी की कमी है ये इस तरीके से बनी रहेगी? एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन सरफेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में
कि जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है बारिश का पानी। और फिर ग्राउंड वाटर से क्या करते हैं हम लोग वहाँ से निकालते हैं और फिर इसको घरों में यूज करते हैं। तो क्या इस तरीके से इसको हम लोग सही कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल डैट एन एरिया और अ रीजन मे हैव द एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग द वाटर स्कैरसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि एक एरिया है जहाँ पर अच्छे मात्रा में पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो वाटर स्कैरसिटी से यानी कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी से। मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स। इस तरीके के बहुत सारी सिटीज़ हैं जो हमारी कंट्री में, जिसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी में भी outcome of a large and the growing population and conquest the greater demand for water and unequal access to it। यानी कि हमें ये एग्जांपल दे सकते हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर एक ये सिटी है, इसी सिटी में कुछ लोग जो होते हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी से जूझ रहे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो इस पानी का, वाटर का क्या कर रहे थे, तो एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं या फिर इसको एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं। तो एक ही कंट्री में, एक ही सिटी में ये दो तरीके का चेहरा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें? तो ऐसा हमें इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर। यानी कि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको पानी का एक्सेस अच्छे से नहीं है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको भरपूर मात्रा में पानी जो हो रहे हो मिल रहा है। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर द मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। यानी कि अब जो ये पानी है ये सिर्फ और सिर्फ घरों में के लिए यूज नहीं होता है कि खाए पिए नहाए धोए, सिर्फ इसी के लिए यूज नहीं होता है। इसके अलावा इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। किस लिए? तो फूड प्रोडक्शन के लिए। फूड प्रोडक्शन का मतलब होता है खेतों में इसका यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपैंड द इरिगेटेड एरिया और द ड्राई रीजन्स सीजन एग्रीकल्चर। यानी कि पानी का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है खेतों में। पानी का सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चरल फूड्स को निकाल सकें और फिर उनको हम लोग यूज कर सकें। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पानी का कंज्यूम कहीं पर होता है तो वो होता है कहाँ? तो इरिगेशन के तौर पर, यानी सिंचाई के तौर पर यूज होता है। नाउ इट इज़ नीड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? तो एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि आंदोलनकारी दिखाने की ज़रूरत है। किस तरीके से? तो हमें नए ऐसे क्रॉप्स को उगाना चाहिए या फिर रिसर्च करना चाहिए जो कम पानी में भी अच्छे से हो सके, और साथ ही साथ इसमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स लगानी चाहिए जिसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। You may seen in the many television advertisements that the most farmers have their own well and tube well in their farms for the irrigation to increase their produce। यानी कि बहुत जगहों पर आप लोग देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, टीवी एडवर्टाइजमेंट में, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका अपना वेल होना चाहिए, यानी अपना कुआं होना चाहिए या फिर बोरिंग टाइप का ट्यूबवेल होना चाहिए, जो कि यूज करते हैं लोग। किस लिए? तो फार्मिंग करने के लिए, यानी खेत में पानी देने के लिए यहाँ से निकाल करके इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक, यानी यहाँ दिखाया गया कि इजराइल जो होता है वहाँ पर कम बारिश होती है लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी की कमी नहीं हो पाती है। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप किया है ताकि अच्छे से। लेकिन इंडिया में हमें इस तरीके का पिक्चर देखने को मिलता है जहाँ पर लोग पानी को लेने के लिए हमेशा लाइन में लगे रहते हैं, जबकि इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी नदी बहुत सारी मौजूद है, जैसे कि गंगा नदी बहती है यहाँ पर,
फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बहती है, फिर यमुना भी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये भी बहती है। इस तरीके से देखने के बाद भी प्रॉब्लम आती है। फिर हमें ऐसे भी रीजन देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्या है, तो बाढ़ आया हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी की, हमें पीने वाली पानी की कमी दिखाई देती है। और इस तरीके से कश्मीर के रीजन में हमें भी पानी की कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया गया है पानी की कमी के बारे में। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज कुड रिजल्ट इन that is may lead to the failing groundwater levels, adversely affecting the water availability and the food security of the people। तो क्या आप देखते हैं अपने आसपास और वंडर करते हैं यानी समझते हैं इन बातों को कि किस तरीके से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर नीचे चलता जा रहा है, उसका लेवल जो है वो क्या होते जा रहा है, फॉलिंग होते जा रहा है यानी नीचे गिरते जा रहा है। कल को शहरों में जिस लेवल पर पानी मिलता था अब उस लेवल पर पानी नहीं मिलता है और वो पानी नीचे जा चुका है। इसी के साथ साथ वहाँ पर फूड सिक्योरिटी की भी कमी हो चुकी है, क्योंकि अब पानी लेवल नीचे जा रहा है तो इरिगेशन के लिए अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो फूड सिक्योरिटी की भी कमी आते जा रही है पानी की वजह से। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस्ड द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यानी कि 1947 में जब हम लोग की कंट्री आज़ाद हुई तो आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने ये देखा और विटनेस किया कि किस तरीके से हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारा औद्योगिकरण होते गया और इसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण भी होते गया। बहुत सारे गांवों से लोग शहरों में बसने आ गए, वहाँ पर कमाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है वो अपने ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आते हैं, तो शहरों में जाते हैं और शहरों में जो संख्या है लोगों की वो बढ़ते जाती है। टुडे द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर द कॉमन प्लेसेज एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसी के साथ साथ आज के टाइम पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज देखने को मिलते हैं, जैसे अडानी, अंबानी, इस तरीके से प्लेसेज, रिलायंस है, बहुत सारी कार कंपनीज़ हैं, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, इस तरीके की कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा हमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे फोर्ड कंपनी है जो कि अमेरिका की है और इंडिया में आकर काम करती है। मल्टीनेशनल मतलब जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में जाकर के अपने काम करती है, जैसे आईफोन हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। द एवर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर वर्स बाय द एक्सक्रीटिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बहुत सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं इनके नंबर्स, इनके वजह से जो फ्रेश वाटर है वो भी रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम होते जा रहा है, क्योंकि ये लोग फ्रेश वाटर का बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ करते जा रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर also require the more power to run them. Much of this energy comes from the hydroelectricity power। यानी कि जो ये रिसोर्सेज के तौर पर फ्रेश वाटर के लोग तो यूज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में अपने चीज़ों को काम करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इनको पावर देने के लिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसमें पानी का यूज किया जाता है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा क्या होते जो पानी है वो कम होते जा रहा है। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग द अर्बन सेंटर्स विद द लार्ज एंड द डेंस पॉपुलेशंस ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव द फर्दर एग्रेवेटेड टू द प्रॉब्लम। यानी कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जो शहरों में शहरीकरण होते जा रहा है, अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसली हो चुकी है। तो डेंसली पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ का लाइफ स्टाइल की वजह से पानी तो कमी होती ही जा रही है, तो पानी के साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन में भी पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें भी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पानी की जो है वो कमी होती जा रही है, स्कैरसिटी होती जा रही है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज in the cities, you would find that the most of these have their own groundwater pumping devices
टू मीट देयर वाटर नीड। अगर आप लोग बहुत सारे घरों में देखेंगे, जैसे आप लोग के भी घर में ऐसा होगा कि जो पानी आता होगा वो कहाँ से आता होगा, तो सबका अपने अपने घर में मोटर लगा होगा, बोरिंग किया हुआ होगा, और वहीं से पानी निकालते हैं और उसी पानी को यूज करते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट द फ्रेजाइल वाटर और रिसोर्सेज हैव बीन ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड हैव बीन कॉज्ड देयर डिप्लीशन इन द सेवरल ऑफ द दिस सिटीज। और इसी वजह से क्या होता है कि किसी को जवाब नहीं देना होता है पानी के लिए कि आप कितना पानी यूज करें और क्या नहीं यूज कर रहे हैं। इस वजह से लोग जो होते हैं वो आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा पानी यूज करते हैं और इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे नहाने का काम है, अगर 2 बाल्टी में नहा सकते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, तो 3 बाल्टी 5 बाल्टी 8 बाल्टी का यूज करते हैं। कपड़ा धोने में भी इसी तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। अगर बात करें हम लोग एक योजना की, तो ये अटल भूजल योजना, जो कि अटल जल के नाम से भी जाना जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें 8220 वाटर स्टेट्स ग्राम पंचायत में, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में, और इसके साथ साथ तालुकाज में 80 डिस्ट्रिक्ट्स एंड द 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में इसको यूज किया गया था, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। द सेलेक्टेड स्टेट्स अकाउंट फॉर द 37% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वाटर स्ट्रेस्ड ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकली एंड द सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन इंडिया। यानी ये उन रीजन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, यानी 37% जो पानी है वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता था, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें यूज की जाती थी। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द अटल जल is bring in the behavioral changes in community from the prevailing attitude of consumption to conservation and a smart water management। इस अटल जल का क्या मोटिव था, तो इसका ये मोटिव था, ये गोल था कि जो ये लोग रहते हैं इनको अच्छे से समझाया जाए और इनके लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए पानी के प्रति। पानी को ये न सिर्फ कम यूज करना स्टार्ट करें, यानी कंजप्शन तो कम कराना ही है, लेकिन इसके साथ साथ कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना है, यानी कि पानी को ये लोग अच्छे से बचाएं और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें अपने अपने घरों में और इंडिविजुअल लेवल पर करें। इसको याद रखिएगा। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। नाउ लेट अस कंसिडर द अनदर सिचुएशन वेयर द वाटर इज sufficiently available to meet the needs of the people, but the area will suffer from the water scarcity। यानी कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा उन एरियाज़ के बारे में जहाँ पर पानी की कमी रहती है, लेकिन अब हम उन चीज़ों के बारे में देखते हैं जहाँ पर पानी जो है वो अवेलेबल है। अगर सभी लोग अपने नीड्स के अनुसार यूज करें तो पानी उतना अवेलेबल है, सभी लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन जगहों पर हमें वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी देखने को मिलती है। दिस स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर। यानी अब जरूरी नहीं है कि अब मान लो पानी मौजूद है लेकिन उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब पानी आ रहा है, तो इस तरीके का पानी को भी आप पी नहीं सकते हैं, और ये भी एक तरीके से वाटर स्कैरसिटी में ही आता है। लेटली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट even if there is a ample of the water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by the domestic and the industrial wastage, chemicals, pesticides, fertilizers used in the agriculture, thus the making it hazardous for human use। यानी कि ये पानी जो है वो मात्रा में, अच्छे मात्रा में नदी में या फिर कैनाल में इस तरीके से मौजूद है, लेकिन ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। किस वजह से, तो बहुत ज़्यादा घरों से जो नालियों के पानी निकलते हैं उनके वजह से ये पॉल्यूटेड हो चुका है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, केमिकल्स जो निकलते हैं इंडस्ट्री से, जो वेस्ट निकलते हैं वो इन्हीं नदियों में जाते हैं, इन्हीं पानी में जाते हैं और ख़राब करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो छिड़का जाता है, फर्टिलाइजर्स जो छिड़के जाते हैं, इनसे जो पानी आता है एग्रीकल्चर के थ्रू, इनसे भी इनको क्या बना देता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा बना देता है और हार्मफुल बना देता है, हजार्डस बना देता है ह्यूमन यूज के लिए, जिसको आसानी से यूज नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ accorded the highest priority to improve the quality of the life and enhances ease of the living of people, especially for those living in the rural areas, by
अनाउंसिंग द जल जीवन मिशन योजना। यानी ऐसे लोगों के लिए जिनका जीवन जो है पानी की वजह से, पानी की गंदगी की वजह से बहुत ही क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, उनके लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो रूरल एरियाज़ हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ यानी कि जो गांवों के एरिया हैं, वहाँ पर लोगों का जीवन सुधारने के लिए मिशन चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है जल जीवन मिशन योजना, JJM, जल जीवन मिशन। इसको याद रखेंगे। इसका गोल क्या है? तो इसका गोल है कि कम से कम सारे रूरल गाँव घरों में, यानी कि जितने भी गांव के घर हैं उन सभी घरों में पीने लायक पानी को पहुंचाया जाए पाइप के माध्यम से, और सारे घर में नल दिया जाए। 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, यानी कि हर लोगों के ऊपर 55 लीटर तक पानी जो है वो क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, यानी हर घर में रेगुलरली हर दिन दिया जाए। और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर दिया जाए, और इंश्योर रखा जाए कि हर घर में एक टैप वाटर ज़रूर मौजूद रहे, यानी कि नल वाला पानी मौजूद रहे जिससे ये पानी दिया जाए। ये कहाँ से सोर्स लिया गया है? तो इकोनॉमिक सर्वे किया गया था 2020-21 से, तो वहाँ से ये लिया गया है। कितना पानी चाहिए? तो 55 लीटर हर घर में आना चाहिए पर कैपिटा पर डे, यानी हर दिन जो है वो इतना मिलेगा। You may have already realized that the need of the hours is conserved to manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure the food security, continuation of our livelihood and productive activeness, and also to prevent the degradation of our natural ecosystem। यानी अभी तक आप लोग अच्छे से ये रियलाइज़ कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि पानी को बचाने की और मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है, वाटर रिसोर्सेज को बचाने की क्यों ज़रूरत है, इसको अच्छे से सेफगार्ड करने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड नहीं आ पाएगा। इसी के साथ साथ हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिवनेस करने के लिए, क्योंकि पानी के बिना हम लोग कोई भी काम इंडस्ट्रीज़ का भी नहीं हो सकता है, कोई और काम भी नहीं हो सकता है। और इसी के साथ साथ डिग्रेडेशन जो होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम खराब हो रहा है, इन सबको बचाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो पानी की ज़रूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज विल improvise this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives। यानी ये जो वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है और अपने ज़रूरत से ज़्यादा यूज किया जा रहा है और इसका मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, इन वजह से क्या हो रहा है कि इसका रिसोर्सेज में इकोलॉजिकल क्राइसिस आ चुका है, यानी कि पानी की कमी हो चुकी है, और ये हमारे डायरेक्टली जीवन पर क्या कर रहा है? असर डाल रहा है और इसको बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अच्छे से मैनेज कैसे किया जाए? तो इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, जिसमें पहला आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। किस तरीके से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और जिनके हेल्प से क्या किया जाता है कि पूरे पानी को एक साथ जोड़ा जाए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स बनाया जाए और इससे मैनेज किया जाए। इसके बारे में हम लोग समझेंगे अब यहाँ से। नेक्स्ट, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? तो हम लोग किस तरीके से पानी को बचाएं और पानी को मैनेज करें, क्योंकि अभी तक हमें समझ में आ गया कि पानी को बचाना है और इसे मैनेज करना है। वाटर को किस तरीके से किया जाए ये बताइए। Archaeological and the historical records show that from the ancient times we have been constructed sophisticated hydraulic structures like dam built to the stone rivers, reservoir, lakes, embankments and canal for the irrigation। तो बात सिर्फ मॉडर्न इंडिया की नहीं है, हमें एंशियंट टाइम से ही ऐसा देखने को मिलता है कि पानी को बचाने के लिए बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा डैम्स बनाए जाते हैं जो कि स्टोन्स, रबल्स के इस तरीके के होते हैं। रिजर्वायर यानी कि
जगह जो होती है इस तरीके से लेक बनाए जाते हैं जिनमें पानी को स्टोर किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बांध बनाए जा रहे हैं पानी को बचाने के लिए, कैनाल्स बनाए गए हैं इस तरीके से ताकि इसमें पानी को फ्लो करके इरिगेशन अच्छे से यानी सिंचाई किया जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन द मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन। जैसा ये एंशियंट टाइम से होते आ रहा है तो इसी तरीके से हम लोग आज आधुनिक इंडिया में भी क्या कर रहे हैं कि डैम्स बिल्ड कर रहे हैं, और डैम्स बिल्ड करके क्या कर रहे हैं, पानी को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए यूज कर पा रहे हैं और अलग अलग काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंशियंट इंडिया में किस तरीके से पानी को बचाने के लिए अलग अलग काम किया जाता था। इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ BC, यानी फर्स्ट सेंचुरी BC यानी पहले 100 साल की बात करें हम लोग उस टाइम पर, तो श्री गावेरापुरा है, इलाहाबाद के पास मौजूद है। यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड वाटर सिस्टम बना हुआ है, हार्वेस्टिंग सिस्टम डेट चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। ये क्या करती है, तो गंगा रिवर में जो फ्लड आता था, गंगा नदी में जो फ्लड आता था उसको ये चैनलाइज करती थी। चैनलाइज करने का मतलब कि इस रिवर को इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, इस तरीके से कि ये गंगा रिवर होगी जो कि सीधे सीधे जा रही है, बह रही है। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आने लगा, पानी जो होता है वो ओवरफ्लो करने लगा यहाँ से, तो इसको चैनलाइज करने के लिए यानी बांटने के लिए इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, बड़ा सा, बहुत ही बड़ा, इस तरीके से, जिसमें इस पानी को क्या कर दिया जाता था, तो इधर मोड़ दिया जाता था, जहाँ से कुछ पानी जो है वो इस तरीके से चैनलाइज होता था यानी बढ़ जाता था, और बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत देखने को मिलता था कि यहाँ पर जो फ्लड होते थे वो नहीं आते थे, फ्लड कम हो जाते थे, पानी कम आती थी। तो इस तरीके के सिस्टम जो है वो एंशियंट पीरियड में हमें देखने को मिलता है जो बनाए गए थे। इसके अलावा और बात करें हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हमें देखने को मिलता है डैम्स बनाए गए थे, लेक्स बनाए गए थे, इरिगेशन सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है जिसमें सिंचाई करने के लिए अलग अलग साधन बनाए गए थे और बिल्ड किए गए थे। सेकेंड अगर बात करें हम लोग तो एविडेंस मिलता है कब, तो कलिंग में हमें मिलता है। तो कलिंग में हमें पता है कि अशोक जो थे वो वॉर ऑफ कलिंग लड़े थे और फिर उसको जीते थे, और उसी के बाद वो क्या कर दिए, तो फिर ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ करके और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो वहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कलिंगा में जो कि उड़ीसा में मौजूद है। इसके बाद नागार्जुनकोंडा में देखने को मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। बेन्योर जो कर्नाटका में है। कोल्हापुर में देखने को मिलता है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। थर्ड हमें 11वीं सेंचुरी में देखने को मिलता है यानी 11वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जहाँ पर भोपाल का जो लेक था, भोपाल लेक बनाया गया है, बहुत ही बड़ा, और वहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ दैट टाइम यानी अपने समय का वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक मौजूद था जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया था, जो कि नेचुरल नहीं था। इसके अलावा 14वीं सेंचुरी में भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हौज खास जो कि दिल्ली के पास मौजूद है, वहाँ पर टैंक्स बनाए गए थे ताकि पानी को क्या किया जा सके, तो स्टोर किया जा सकते। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। जैसे कि हमें पता है कि स्लेव डायनेस्टी जो थी, स्लेव डायनेस्टी जो था वो फर्स्ट रूलर जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आया था इल्तुतमिश। तो यही इल्तुतमिश जो है वो इस चीज़ को बनवाया था ताकि पानी को भेजा जा सके, सप्लाई किया जा सकते। कहाँ पर, तो सीरी फोर्ट मौजूद था उस एरिया में जो बनवाया गया था, वहाँ तक पानी को भेजा जाता था। आगे चले हम लोग, व्हाट आर द डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। यानी ये डैम क्या होता है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि डैम क्या होता है और ये पानी को बचाने में और मैनेज करने में किस तरीके से काम में आता है। डैम्स आर ट्रेडिशनली बिल्ट इन एम्पावर्ड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर फॉर द इरीगेटेड एग्रीकल्चरल फील्ड। यानी पानी जो डैम्स होते हैं वो ट्रेडिशनली पुराने टाइम से ही किन जगहों पर, तो जो रिवर फ्लो होती है, जो पानी बहती है उसके फ्लो पर डैम्स बनाए जाते थे, बांध बनाए जाते थे, और रेन वाटर जहाँ पर ज़्यादा होती है। किस लिए भाई, ताकि इन पानी को स्टोर करके और फिर इरिगेशन के लिए यूज किया सके, यानी सिंचाई करने के लिए यूज किया सके
एग्रीकल्चरल फील्ड में। लेकिन आज के टाइम पर जो ये बन रहा है डैम्स, ये सिर्फ इरिगेशन पर्पस से ही नहीं बन रहा है, इरिगेशन के साथ साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है। यानी पहला जो हो गया वो हो गया इरिगेशन, ये तो होता ही है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इसी से होता है। फिर इसी पानी को फिर डोमेस्टिक यूज के लिए भी, यानी हर घरों में सप्लाई कर दिया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो घर के काम करने, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, टॉयलेट में, फ्लश में, इन सब चीज़ों में यूज कर सके। फिर इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किया जाता है। जिन इंडस्ट्रीज़ में पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्हीं डैम्स का इस्तेमाल फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी, यानी जिन एरिया में बाढ़ ज़्यादा आता है उस बाढ़ को रोकने के लिए भी हमें इसका इस्तेमाल होते हुए दिखाई देता है। इसके बाद रिक्रिएशन के लिए, यानी कि पानी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज होता है। यानी इनलैंड मतलब होता है कि अपने कंट्री के अंडर में ही एक जगह से दूसरे जगह अगर सामान को ले जाना है तो शिप्स के थ्रू क्या किया जाता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट किया जाता है, यानी ले करके जाया जाता है, तो इसके लिए भी यूज होता है। और साथ ही साथ फिश रेयरिंग ऑफ फिश के लिए भी यूज होता है। इन सब चीज़ों के लिए जो है आज के टाइम पर इसका यूज किया जाता है। इसीलिए क्योंकि इसमें इतने सारे काम आ गए, इरिगेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट हो रहा है, डोमेस्टिक यूज में भी जा रहा है, इंडस्ट्रियल में भी यूज हो रहा है, फ्लड कंट्रोल के लिए भी हो रहा है, शिप नेविगेशन के लिए भी यूज हो रहा है, फिश ब्रीडिंग के लिए भी हो रहा है, तो एक से ज़्यादा काम के लिए ये यूज हो रहा है। इसलिए आज के टाइम पर इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत, पर्पस मतलब उद्देश्य, यानी एक से ज़्यादा उद्देश्य ये कंप्लीट किया जाता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सतलज ब्यास रिवर बेसिन पर मौजूद है एक प्रोजेक्ट। इसके बाद भाखरा नागल प्रोजेक्ट मौजूद है, जहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर दो काम होता है। यहाँ से हाइडल पावर प्रोडक्शन भी होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, और इसी के साथ इस पानी का यूज इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। किस लिए यूज होता है, तो इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग तो हीराकुंड प्रोजेक्ट मौजूद है, जो कि महानदी बेसिन पर बनी हुई है। हीराकुंड जो है वो महानदी बेसिन पर बना हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है, तो ये भी क्या किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, यानी यहाँ पर पानी को बचाया भी जाता है और बचाने के साथ साथ जो बाढ़ आता है रीजन में उससे भी लोगों को बचाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक साथ दो काम हो रहा है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जानेंगे। तो यही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होता है वो यूज होता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिजर्व मैनेजमेंट अप्रोच were thought of as vehicles that would lead to the nation to development and progress। यानी कि आज़ादी के बाद ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाए गए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, इसके वजह से हमारे कंट्री में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है पूरे कंट्री में, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके वजह से सारी चीज़ें जो है हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट, जो हमारे पुराने टाइम में जो कॉलोनियल पास्ट रहा है हमारा, जो हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उससे हम लोग उभरते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इन डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी बोलते थे कि ये जो डैम्स हम लोग बना रहे हैं ये आधुनिक दुनिया के मंदिर होंगे, जिनसे बहुत सारी पर्पस हम लोग अपने कंट्री को डेवलप करने में पूरा कर पाएंगे। द रीज़न ब्रिंग दैट इट वुड इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। ये जो
इतने ज़्यादा डैम्स बिल्ड किए गए हमारे कंट्री में, इनके वजह से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हुई। किन एरियाज़ में? तो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा एरिया हमारा हुआ। इसके साथ साथ विलेज में इकोनॉमी को बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में जितने भी पानी का नीड होता था वो इन्हीं से पूरा किया जाता था। पानी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड होता था वो भी इसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से यूज किया जाता था। और इसके साथ साथ जो अर्बन एरिया है यानी कि जो शहरी है, उन जगहों पर भी इकोनॉमी को डेवलप करने में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का और डैम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इसको क्या कहते थे? द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे कि आधुनिक दुनिया का ये मंदिर है। इससे पहले आगे बढ़ें, यहाँ हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ेंगे कि डैम आखिर होता क्या है। डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फॉलोइंग वाटर दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट ऑफ द रिगार्ड्स द फ्लो, ऑफ्टन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। यानी डैम क्या करता है? तो डैम एक तरीके का बहते हुए पानी के सामने बैरियर है। बैरियर मतलब उसको रोकने वाली चीज़ है जो कि पानी को आगे बढ़ने से रोकता है और यहाँ पर एक लेक के फॉर्म में यानी पानी को रोक देता है, एक जगह पर स्टोर करके रखता है। डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर rather than the structure. Most dams have been sections called a spillway or there where over which the through with the intended that water will flow either intermediately or the continuously। यानी कि डैम जो होता है इसको सिर्फ एक स्ट्रक्चर के नाम से नहीं जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस में इसको यूज किया जाता है रिजर्वायर के नाम से। यानी डैम एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी को क्या करती है? तो एक जगह इकट्ठा करके रखती है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो है इसको अलग अलग तरीके से और अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है। ये सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता है, ये बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ से फ्लो किया जाता है पानी का, जो कि कभी कभी जैसे जब जिसकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार जो होता है वो यूज किया जाता है। कहीं कहीं जो है वो इंटरमीडिएटली यानी कि लगातार, कहीं कहीं कंटिन्यूसली लगातार पानी का फ्लो होता है और बहुत जगहों पर पानी को रोक दिया जाता है। फिर जब पानी बढ़ जाता है तो उसके बाद इसका फ्लो कराया जाता है। इस तरीके से पानी का भी फ्लो होता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और द हाइट। यानी डैम्स जो होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर उसको क्लासीफाई किया जाता है कि किस तरीके के डैम इसको कहा जाएगा। यानी कि दो तरीका हो गया, उसका पर्पस क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो हाइडल पावर प्लांट के लिए बनाया गया है, एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है, या फिर इनलैंड यानी नेविगेशन के बनाया गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ वो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाइट है, इसके ऊपर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है कि किस टाइप का ये डैम होगा। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर द मटेरियल्स यूज्ड, डैम्स आर क्लासिफाइड एज द टिम्बर डैम, एम्बांकमेंट डैम्स और मैसोनरी डैम विद द सेवरल सब टाइप्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, मटेरियल किस तरीके का यूज किया गया है इसके ऊपर जब क्लासिफाइड किया जाए तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि टिम्बर डैम, मान लो इसमें लकड़ी का यूज किया गया है तो टिम्बर डैम, एम्बांकमेंट डैम हो गया, मैसोनरी डैम, इस तरीके के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू द हाइट। और अगर हम लोग क्लासिफिकेशन बात करें हाइट के अनुसार तो डैम्स जो होते हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है लार्ज डैम में, मेजर डैम में, और या फिर मेजर डैम को अल्टरनेटिवली एज द लो डैम, मीडियम हाइट डैम्स और हाई डैम्स। हाइट के अनुसार इस तरीके से इसको बांटा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। ये एक सॉन्ग है, वी हैव सोन द क्रॉप इन असर, वी विल ब्रिंग भादो इन भाद्रा। इस तरीके से ये एक सॉन्ग बनाया गया है। ये पॉपुलर भाडू सॉन्ग है जो कि दामोदर वैली रीजन में इसको नरेट किया जाता है, गाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो दामोदर जब वो अपने क्रॉपिंग करते हैं, जब वो फसल लगाते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और उस बाढ़ के वजह से दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सॉरो यानी कि उस एरिया का दुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है।
और उसी के ऊपर ये जो गाना है वो बनाया गया है। नेक्स्ट चले हम लोग। इन रिसेंट ईयर्स द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड द लार्ज डैम्स हैव कम अंडर द ग्रेट स्क्रूटिनी एंड द अपोजिशन फॉर अ वेराइटी ऑफ द रीजन्स। यानी कि अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें तो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं, इनका बहुत सारे लोग अपोजिशन भी करते हैं, यानी इनको नहीं बनाने का भी काम करते हैं। ऊपर हम लोग ये पढ़े हैं कि इनका क्या क्या फ़ायदा है। अब यहाँ से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इनके क्या क्या नुकसान हैं या फिर क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं। ये हम बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। किन के बारे में? तो लिमिटेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से, कि क्यों इनको अपोजिशन किया जाता है, क्यों इनको नहीं बनाने दिया जाता है, ये भी काम किया जाता है। रेगुलेटिंग द डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्टिंग देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग द पुअर सेडिमेंट्स फ्लो, excessive sedimentation at the bottom of the reservoir resulting in the rockier streams beds and the poorer habitat for the rivers aquatic life। यानी कि इन डैम्स को बनाने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो मौजूद होता है उसको हम लोग बैरियर लगा करके क्या कर देते हैं, तो रोक देते हैं। पहला ये आता है। दूसरा ये होता है कि जो ये डैम होता है, यहाँ पर जो पानी होता है, इसके नीचे में बहुत सारा सेडिमेंट्स रॉक्स के फॉर्म में, अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में आकर के इकट्ठा हो जाता है, जो कि बाद में जब इसको छोड़ा जाता है, बाहर निकलता है, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और ये बेड्स में यानी नीचे में इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा ये चीज़ें जो होती हैं सेडिमेंट्स, ये जो एक्वेटिक लाइफ होता है, जैसे कि इसमें मछलियाँ जो रहती हैं और भी जानवर रहते हैं, कछुए रहते हैं, इन सब के लिए बहुत ही ख़राब होता है और इनको ख़त्म करने का काम करता है। ये सारी जो हो गए हैं वो लिमिटेशंस के तौर पे लिख सकते हैं आप लोग। डैम ऑल्सो फ्रेगनेटेड द रिवर मेकिंग इन डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर द स्पॉनिंग। यानी कि ये जो डैम्स होते हैं इनके वजह से जो एक्वेटिक फौना होते हैं, यानी जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो कि मौजूद रहते हैं कहाँ पर, तो पानी में मौजूद रहते हैं, वाटर में, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, अपने घर को छोड़ करके जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस डैम्स। द रिजर्व दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशंस एंड द सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो पानी जब इकट्ठा करके रखा जाता है एक जगह पर, डैम्स के पीछे रिजर्व रखा जाता है, उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रीजन में एक साथ छोड़ने की वजह से फ्लड प्लेन्स भी आते हैं, यानी वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं। वहाँ का जो वेजिटेशन मौजूद रहता है, जो उधर चीज़ें लगाई रहती हैं, क्रॉपिंग किया हुआ रहता है, वो सारी वेजिटेशंस ख़राब हो जाते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ का जो सॉइल होता है वो भी डिकम्पोज होने लगता है, यानी लॉन्ग पीरियड तक क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है और वहाँ पर अच्छे से वेजिटेशंस नहीं निकल पाते हैं, क्रॉप्स अच्छे से वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। ये भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो सरदार सरोवर डैम जो है वो बिल्ड किया गया है नर्मदा रिवर के ऊपर, जो कि गुजरात में मौजूद है। इसके वजह से बहुत ही बड़ा वाटर का रिसोर्स ये है, जहाँ से पानी को यूज किया जाता है और अलग अलग, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स में जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लिए अच्छा है। ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही पानी का रिक्वायरमेंट जो होता है किन जगहों पर, तो जिन जगहों पर ड्रॉट रहता है यानी सूखा रहता है, उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और डेजर्ट एरियाज़ में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जैसे जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये जो है वो इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए पानी फैसिलिटेट करता है 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड के ऊपर। इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर लोग क्या करते हैं, तो इसी के हेल्प से क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसी के साथ साथ 3112 गांवों को और 15 डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ गुजरात में यह कवर करता है, जहां पर लोग जो होते हैं वो इसके हेल्प से अपने सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इसके अलावा 2,46,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो स्ट्रेटेजिक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बाड़मेर एंड जैलोर in the Rajasthan has 37,500 hectare in the tribal hilly tract of Maharashtra through lift। यानी ये सब एरिया है, ये सब लैंड है जो कि इसी पानी की वजह से
पहले के मुकाबले आज के टाइम पर ज़्यादा इरिगेशन कर पा रहे हैं और पहले के मुकाबले आगे बढ़े हैं। अबाउट 75% ऑफ द कमांड एरियाज गुजरात इज ड्रॉट प्रोन वाइल इंटायर कमांड इन द राजस्थान इज ड्रॉट प्रोन, यानी कि जो कि गुजरात में और राजस्थान के लगभग 75% एरिया जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया था, जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा मौजूद था, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के तौर पर, जो कि एश्योर करता है वाटर सप्लाई को, जो कि आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ पर ड्रॉट एरियाज मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा रहता है, जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए लोग यूज कर पाएंगे इस पानी को। आयरोनिकली द डैम्स that were constructed to control floods have triggered flood due to the sedimentation in the reservoir, यानी हमें यह भी देखने को मिलता है कि जिस डैम को बनाया गया था किस लिए, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वही डैम बाद में जाकर के क्या कर देता है, तो फ्लड को बुलाने का काम यानी ट्रिगर करने का भी काम करता है यही डैम। और कैसे होता है, तो इसके नीचे में जो सेडिमेंट्स बहुत सारे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लड एट द टाइम ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल। हमें देखने को मिला है हिस्ट्री में कि जितने बड़े डैम्स होते हैं वो जिनको बनाया जाता है किस लिए, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेसिव बारिश होती है, उस टाइम पर ये अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये फेल हो जाते हैं। इस तरीके का हमें देखने को मिलता है टाइम के साथ साथ। आगे चले हम लोग और दिस फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज द एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, यानी इसके वजह से लोग तो मरते ही हैं, प्रॉपर्टी तो ख़राब होती ही है, लैंड जो होता है वो ख़राब होता ही है, इसी के साथ साथ जो आसपास का सॉइल मौजूद रहता है उसमें भी इरोजन स्टार्ट हो जाता है और ऊपर का सॉइल का एरिया चला जाता है, फर्टिलाइजेशन घट जाता है और इस वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाता है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से ये भी होता है, मतलब सेडिमेंट्स को इकट्ठा होने की वजह से यही भी होता है कि वहाँ पर जो मौजूद होता है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है सिल्ट, वो भी चीज़ें कम होने लगती है और ख़त्म होने लगती है और इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, यानी कि सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है। इसके बाद सेकंड में क्या देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है ऐसे एरियाज में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अर्थक्वेक, तो और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से अर्थक्वेक भी आ जाता है, यानी भूकंप भी आ जाता है। इस वजह से जो पानी जो है उसमें बहुत सारे डिजीज़ भी फैल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, पेस्ट फैल जाते हैं, पॉल्यूशन होता है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर भी होने लगता है, यानी पानी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाने लगता है वाटर का। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द मेनी रीजन्स विद द फार्मर्स शिफ्टिंग टू द वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब डैम्स की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि जो लोग होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, तो इंटेंसिव जिसमें पानी की सबसे ज़्यादा यूज होती है उस तरीके के क्रॉप्स को लगाने लगते हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स को लगाने लगते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप मतलब वैसे क्रॉप्स जिनको बेचने के लिए यूज किया जाता है, इस तरीके के क्रॉप्स को इस्तेमाल करने लगते हैं। दिस हैज़ द ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सैलिनेशन ऑफ द सॉइल। इसके वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो कि सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ख़राब होता है। सॉइल की फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है और ख़राब होने लगती है। अगर हम लोग बात करें तो एक चलाया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन स्टार्टेड विच इंश्योर द एक्सेस टू द सम मीन्स ऑफ द प्रोटेक्टिव इरिगेशन ऑफ द ऑल एग्रीकल्चरल फार्मर्स इन द कंट्री, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाया गया है
जिससे इंश्योर किया जाता है कि जितने भी लैंड एग्रीकल्चर के लिए हैं उन सभी फार्मर्स को इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई करने के लिए आसानी से पानी जो है वो उपलब्ध किया जा सके, thus bringing much the desired the rural prosperity. Some of bold objectives of the programs are enhances. यानी बहुत सारे रीजन में हमें देखने को मिलता है कि जो ऑब्जेक्टिव रहा था इस प्रोग्राम का, जो चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो पूरा हुआ है और पहले के मुकाबले में बढ़ा है। द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। हर खेत को पानी, इम्प्रूव ऑन द फार्म वाटर यूज इफिशियंसी टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ बोथ ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट इरिगेशन एंड अदर वाटर सर्विंग टेक्नोलॉजीज। यानी कि क्या हुआ है टाइम के साथ साथ कि जो ये मुहिम चलाया गया है, कौन सा मुहिम है, तो हर खेत को पानी, हर खेत को पानी का मतलब कि जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है इन सभी लैंड तक पानी को पहुंचाया जाए डायरेक्टली, और इसके वजह से क्या हो सके, खेती जो है वो और ज़्यादा पैमाने पर हो सके और वहाँ से बहुत सारे क्रॉप्स को निकाला जा सके। और इन चीज़ों को रूरल एरियाज़ में यानी गांवों के एरियाज़ में अचीव भी किया गया है और हर घर तक पहुंचाया भी गया है। इसके साथ साथ पानी को मैनेज करने के लिए और कंजर्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर ड्रॉप में, हर एक ड्रॉप जो आ रहा है पानी का, उससे और ज़्यादा क्रॉप्स का क्या हो के प्रोडक्शन हो और बहुत सारे क्रॉप्स उसमें से निकल सके। एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ क्या किया गया है, तो सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मतलब समझते हैं, सस्टेनेबल कंजर्वेशन का मतलब कि किस तरीके से फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज के काम को किया जाए, इस तरीके से कंजर्वेशन करने के लिए भी इसमें प्रेरित किया जाता है और लोगों को दिया जाता है यूज करने के लिए। खासकर ये होता है रूरल एरियाज़ के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। डू यू नो डैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कर्नाटका एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी नदी का जो डिस्प्यूट है, जो मौजूद है, जो कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के बीच में चलता है, इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ द मोर वाटर एट द कोन्या बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसमें किस तरीके से कोन्या जो वाटर मौजूद है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना करके और उस पानी के फ्लो को मोड़ दिया गया है। दिस वुड रिड्यूस द डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत सारा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर हो पा रहा है वहाँ पर पानी बहुत ही नीचे चला जाएगा। इसी के साथ साथ उन जगहों पर ना ही एग्रीकल्चर लग पाएगा और ना ही कोई अच्छी इंडस्ट्री लग पाएगी। इस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ मैप पर आएंगे तो मैप में नदी और उसके साथ साथ डैम्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से डैम्स और कौन कौन सी नदी जो है वो मौजूद है, मेजर रिवर एंड डैम्स। तो आज के लिए हम लोग इस पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें इसके आगे के जो टॉपिक्स मौजूद हैं उनके ऊपर देखा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इस NCERT का, और इसी के साथ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो थैंक यू, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।